Hi guys, I am your English tutor Anurag Rai. In this video, I am going to explain the second part of chapter 8, Memories of Childhood, from your English Supplementary Reader Vistas NCERT class 12th. Actually, the chapter Memories of Childhood has been divided into two parts. Part 1 is The Cutting of My Long Hair, written by Zitkala Sa, and part 2, We Too Are Human Beings, written by Bama. So students, in my previous video, I have already explained the first part of this chapter, Memories of Childhood. Means the first part named The Cutting of My Long Hair, written by Zitkala Sa. So I have already explained this part in my previous video. Now in this part, means part 2, I am going to explain the second part of the same chapter named We Too Are Human Beings, written by Bama. Bama is a South Indian author. Okay students, but before translating the chapter from English to Hindi and explaining to you, I would like to request you once more, if you like my videos and find my videos to be useful to you, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far, so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. And don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications from time to time. So students, चैप्टर का नाम मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपकी विस्टास बुक का क्लास 12th का चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2, मतलब वी टू आर ह्यूमन बींग्स. इसका मतलब होता है हम भी इंसान हैं. ये एक साउथ इंडियन, एक तमिल ऑथर बामा के द्वारा लिखा गया है. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऑथर के बारे में, ऑथर की बायोग्राफी थोड़ी सी बताना चाहूंगा. बामा इज द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली. बामा जो है ये एक्चुअली लेखिका का पेन नेम है. मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि राइटर्स जो होते हैं जनरली जो अपना राइटिंग वर्क करते हैं, जो अपने नॉवेल्स या बुक्स या फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री आदि लिखते हैं, तो कई सारे राइटर्स जो हैं अपना एक पेन नेम रख लेते हैं. तो उनका राइटिंग वर्क्स जो है सारा उस पेन नेम से होता है. तो तमिल एक दलित परिवार की एक रोमन कैथोलिक, जिन्होंने रोमन कैथोलिक जो अपना लिया था, क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, ऐसी तमिल दलित परिवार की एक औरत बामा, ये उनका बामा जो है पेन नेम है. शी हैज पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, एन ऑटोबायोग्राफी करुक्कू 1992, a novel Sangati 1994, and a collection of short stories Kisumbukkaran 1996. तो इन्होंने इनके जो लिखे हुए राइटिंग वर्क्स हैं उनमें 3 जो हैं प्रसिद्ध हैं, काफी मेन रहे हैं इनके 3. एक जो है वो एन ऑटोबायोग्राफी, वो ऑटोबायोग्राफी रही है, यानी इनकी स्वजीवनी, स्वयं की लिखी हुई जीवनी, जो कि 1992 में लिखी थी और करुक्कू नाम से लिखा था. ये तमिल वर्ड है, करुक्कू तमिल लैंग्वेज में इसका कुछ अर्थ होता होगा. अ नॉवेल संगति 1994 में एक उपन्यास संगति के नाम से लिखा था इन्होंने. एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसुम्बुक्करन, और किसुम्बुक्करन नाम से छोटी छोटी लघु कथाओं का एक संग्रह लिखा था इन्होंने 1996 में. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू. करुक्कू मीन्स पल्मायरा लीव्स विच with their serrated edges on both sides are like double edged swords. ये निम्नलिखित जो अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं,
वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये जो है एक खुलासा है या एक लिया हुआ भाग है, एक्सट्रैक्ट है उनके ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी करुक्कू से लिया गया है। करुक्कू तमिल भाषा का शब्द होता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है खजूर के पत्तियां। और खजूर की पत्तियां जो कि दोनों साइड से, यानी अगर ये पत्ती है तो दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों साइड से जो है दांतेदार, थोड़ा कटीली होती है, कांटे वाली दांतेदार होती है, और जो कि ऐसी लगती है जैसे दो धार वाली तलवार हो, यानी कि जिसके दोनों साइड्स पे धार हो, ऐसी तलवार जैसा लगता है खजूर का के पत्ते। तो जो करुक्कू उन्होंने जो लिखा था उसका मतलब यही होता है पल्मायरा लीव्स, यानी खजूर के पत्ते। बाय अ फेलिसिटस पन द तमिल वर्ड करुक्कू कंटेनिंग द वर्ड करू, एम्बायरो और सीड ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस। तो एक आनंदप्रद दो अर्थी शब्द, ये जो तमिल शब्द है करुक्कू, ये एक बड़ा ही आनंदप्रद और द्विअर्थीय शब्द है, यानी दो अर्थों को लिया हुआ शब्द है, जिसमें करु का मतलब होता है एम्ब्रायो या सीड यानी बीज, जिसका अर्थ ताजगी या नयापन भी होता है। तो ये लेखिका बामा जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अब इसके बाद हम पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा, इसको शुरू करते हैं। तो लेखिका बोलती है, व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन द 3rd क्लास आई हैडंट येट हर्ड पीपुल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। तो लेखिका कहती है कि जब मैं तीसरी क्लास में थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, तीसरी क्लास में थी, तब तक मैंने लोगों को खुलकर अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था। छुआछूत या अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में कई सारी कास्ट जो होती हैं, जातियां जो होती हैं, बहुत सारी जातियां हैं इंडिया में, और ऐसा माना जाता है, वैसे ये मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूं और लोगों को नहीं मानना भी नहीं चाहिए, मगर ऐसा हमारे भारत में माना जाता है कि कुछ जातियां जो हैं अपर कास्ट होती हैं, उच्च वर्ग की जातियां होती हैं, और उच्च वर्ग की जाति वाले कुछ जातियों को निम्न वर्ग की या नीच या छोटी जाति का मानते हैं। तो और छोटी जाति का मानने से वो उनसे टच होना भी पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि अगर छोटी जाति वाले लोगों से हम छू जाएंगे, टच हो जाएंगे, तो हम शायद अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन ये एक गंदी या खराब मानसिकता है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं ऐसी कोई छोटी बड़ी जाति नहीं मानता। अब आगे तो लेखिका बोल रही है, जब मैं छोटी बच्ची थी, तीसरी क्लास में थी, तब तक मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में बोलते हुए खुलकर बोलते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज। तो लेखिका कहती है, लेकिन ये अनटचेबिलिटी होता क्या है, इसको मैंने लोगों को खुलकर बात करते हुए तो नहीं सुना था, लेकिन जो ये होता है छुआछूत, इसको मैं पहले ही देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी, और इसके द्वारा, इस छुआछूत की प्रथा के द्वारा मैं अपने आप में नीचा दिखाई जा चुकी थी और अपमानित की जा चुकी थी। आगे बोलती है, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। बोलती है कि एक दिन मैं स्कूल से छुट्टी होने पर पैदल चल के घर की ओर जा रही थी और एक पुराना सा बैग, स्कूल का बस्ता मेरे कंधे पर लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। और बोलती है कि वास्तविकता में मेरे स्कूल से मेरे घर तक की जो दूरी थी उसको मात्र 10 मिनट्स में कवर किया जा सकता था। मतलब स्कूल से घर आने में या घर से स्कूल जाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता था अगर पैदल चल के भी कोई आए तो। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन आमतौर पे स्कूल से लौटकर घर आते टाइम, लौटकर क्यों?
क्योंकि सुबह जाते टाइम तो स्कूल पहुंचने की जल्दी रहती है, तो वो घर से सीधे स्कूल पहुंचती है, लेकिन छुट्टी के बाद लौट के घर आने में कोई ऐसी जल्दी नहीं रहती। तो वो कहती है कि स्कूल से छुट्टी होने पर लौट के घर आते समय मुझे आमतौर पे वो 10 मिनट का रास्ता कम से कम उस रास्ते को मुझे तय करने में आधा घंटा लग जाता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the bazaar. और बोलती हैं कि मुझे स्कूल से घर आने में आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय कभी कभी लग जाता था। बड़े ही मैं सुस्ती में और आलस में धीरे धीरे टहलते हुए और मस्ताते हुए बड़े आराम आराम से चल के आती थी। और आधे से 1 घंटा इसलिए लग जाता था क्योंकि रास्ते में सड़क जहां से गुजर रही है होती हुई, तो बाजार से होते हुए रास्ता पड़ता था, तो बाजार में तरह तरह की दुकानें होती थी, या सड़क पे कोई नई नई तरह की चीजें या अनोखी चीजें या घटनाएं जो घटित होती थी, तो उनको, या जो खेल तमाशे वगैरह हुआ करते थे। एक जमाने में ऐसा होता था बहुत सालों पहले कि सड़कों पे खेल तमाशा दिखाने वाले बहुत होते थे। जैसे कोई सपेरा आ गया तो अपने पिटारे में से, टोकरी में से सांप को निकालकर बीन बजा रहा है, और सड़क पे राह चलते राहगीर जो है रुक करके तमाशा देखते थे उसका, और खुश होने पर पैसे देते थे। या कभी सड़क पे कोई मदारी आ जाता था भालू या बंदर को लेके, वो अपना तमाशा दिखा रहा है, डमरू बजा रहा है, भालू और बंदर को नचा रहा है, या उनसे कोई अलग अलग अजीब अजीब तरह के करतब दिखा रहा है। तो इस तरह के एक जमाने में, अब आजकल तो नहीं रहा, एक जमाने में इस तरह के बहुत सारे करतब हुआ करते थे सड़कों पे। तो ये ही सब देखने में नई नई चीजें या अनोखी चीजें जो सड़क पे चल रही होती थी, या सड़कें या बाजार जिन पे दुकानें सजी होती थी, दोनों तरफ सड़क के बोथ साइड जो दुकानें सजी होती थी, कुछ छोटे छोटे दुकानदार नीचे सड़क पर कुछ कारपेट वगैरह बिछाकर अपनी चीजें लेकर बैठते थे, और हाट बाजार टाइप का, मेला टाइप सा लगता था। तो वो सब चीजें देखते हुए, या खेल तमाशे वगैरह सड़क पे कुछ हो रहे हैं, तो वो देखते हुए बड़े आलस में, आराम से, सुस्ती में धीरे धीरे मस्ताते हुए आती थी। उसमें उसको आधे से 1 घंटे का समय लग जाता था। यहां जो वर्ड लिखे हैं, नॉवेल्टीज का मतलब है नई नई चीजें, या ऑडिटीज मतलब अनोखी चीजें, और डॉडल एलोंग, डॉडल का मतलब है सुस्ती या आलस में। तो इस तरह उसको बाजारों से गुजरते समय दुकानों में रखी चीजें या सड़कों पे कोई खेल तमाशे हो रहे हैं, ये देखना बहुत पसंद था, और इसकी वजह से उन्हें आधे से 1 घंटा घर पहुंचने में लग जाता था। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विद द स्नेक चार्मर kept in its box and displayed from time to time। कहती है कि कभी कभी कोई मदारी होता था जो अपने साथ एक बंदर को लिए रहता था, और बंदर को नचाता था या उससे करतब दिखाता था, और सांप लिए हुए कोई अपने पिटारे में, अपने डलिया में सांप लिए हुए कोई सपेरा होता था जो कि बीन बजा रहा होता था, और सांप उस पे नाचता था। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of day. The rupee notes that were pinned onto his shirt to spur him on. The spinning wheels, the Mariatta temple, the huge bell hanging here, the pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other. The street light are always demonstrating how it could change from blue to violet. The Narikuravan hunter gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. तो लेखिका कहती है, काफी बड़ा पैराग्राफ बताया इसने, कि सड़क पे कोई बंदर को लेकर मदारी तमाशा दिखा रहा होता था, कभी कोई अपने पिटारे में सांप को लेकर कोई सपेरा सांप का खेल दिखाता था, बीन बजा के सांप को नचाता था, या एक जगह एक साइकिलिस्ट था, साइकिल सवार व्यक्ति,
वो करतब दिखाता था और सुबह की शुरुआत के साथ ही वो साइकिल चलाना शुरू कर देता था एक ग्राउंड में। और 3 दिन तक वो लगातार साइकिल चलाता रहा। 3 दिन तक वो साइकिल से रुका ही नहीं, उतरा ही नहीं। गोल 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 बस ग्राउंड में साइकिल के राउंड पे राउंड लगाया जाता था और ऐसे ही चलती साइकिल पे उसे कोई खाना खिला देता था पास में साथ साथ दौड़ते हुए। इसी तरह से वो 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था और ये एक तमाशा होता था, लोग खुश होकर उससे पैसे देते थे। और ये बहुत पुराने जमाने की बात है, तो उस समय 1 रुपए 2 रुपए या 50 पैसे 25 पैसे भी चलते थे। तो 1 रुपए का नोट उसकी शर्ट पर जो है उसकी जेब में, कुछ लोग उसकी जेब में डाल देते थे। चलती साइकिल पे जब वो पास से गुजरता था तो कोई उसकी जेब में 1 रुपए का नोट डाल देता था, या पिन से उसकी पिन से आलपिन वगैरह में लगा करके और शर्ट पे नोट लगा देते थे 1 रुपए का जो दिखता था, उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। जब उसको पैसे मिलते थे तो वो और प्रोत्साहित होता था अपना खेल दिखाने के लिए। द स्पिनिंग व्हील्स, और बड़े बड़े झूले टाइप का वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता था सड़क पे। द मरियट्टा टेम्पल रास्ते में पड़ता था, जहां पर मंदिर की एक बहुत बड़ी ह्यूज एक बैल घंटी लगी रहती थी जिसको लोग बाग बजाते थे। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और मंदिर के सामने ही दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का एक खास त्योहार होता है पोंगल। ये धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। तो पोंगल की जो भेंट या चढ़ावा होता था वो मंदिर के सामने ही पकाया जा रहा होता था। उसमें कुछ चावल को पोंगल की जो ऑफरिंग बोलते हैं, पोंगल त्योहार का नाम है और ऑफरिंग माने भेंट या चढ़ावा। तो मंदिर के सामने पोंगल ऑफरिंग पकाया जाता था। तो दूध में कुछ चावल को पका के खीर टाइप का कुछ बनता है, वो पोंगल की डिश होती है, वो मंदिर के सामने बनाया जाता था। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, और वहीं गांधी की एक स्टैचू, कहीं बाजार में गांधी की प्रतिमा लगी होगी, पुतला, उसके पास में ही सड़क पर जो खाने पीने की चीजों वाले लोग होते हैं, जैसे चाट वगैरह के लोग, चाट के ठेले वगैरह होते हैं। तो दक्षिण भारत में फिश, मछली बहुत खाई जाती है। तो सूखी मछली तल करके और उसमें मसाले वसाले लगा करके गांधी की स्टैचू के पास में एक स्टॉल हुआ करता था, जहां सूखी फ्राइड मछली जो है बिकती थी स्नैक्स के तौर पे। आगे है द स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकान लगती थी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और ऐसी दुकान लगती थी जहां पे तले हुए नाश्ते के आइटम जैसे पकौड़ी भजी आदि वो मिलते थे। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे के पास बनी हुई और भी बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और सड़क की जो लाइट्स होती थी वो वैसी थी, कलर चेंज होने वाली लाइट्स, कि जो कभी कभी ब्लू से फिर वायलेट कलर की, बैंगनी कलर की हो जाती थी, हल्के ब्लू से डार्क ब्लू या बैंगनी कलर की हो जाती थी। द नारिकुरवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लीमर इन केजेस, और वहां पर एक आदिवासी जनजाति होती थी, हंटर जिप्सी के नाम से जानते थे। जिप्सी जो है आदिवासियों की वो कंजर जाति को बोलते हैं। आदिवासियों में कुछ जातियां होती हैं, जैसे कंजर जाति होती है या बंजारे होते हैं। तो बंजारे और कंजर जाति के लोगों को जिप्सी बोला जाता है। तो हंटर जिप्सी तो शिकार करने वाली प्रजाति के लोग ये होते थे, कंजर और बंजारे लोग। नारिकुरवन उनकी जाति का, उनके कबीले का नाम होता था। वो अपने जंगल से पकड़ा हुआ लीमर जानवर, बंदर की प्रजाति का होता है लीमर। बंदर की अलग अलग स्पीशीज होती है, प्रजाति होती है, तो उसमें एक प्रजाति लीमर होती है। तो जंगली लीमर को अपने वो पिंजरे में बंद करके रखा करते थे सड़क किनारे, और कभी कभी उस जंगली लीमर के खेल तमाशे भी दिखाते थे। सेलिंग नीडल्स, और वो सुइयां बेचते थे, छोटी छोटी सुइयां या बड़ी बड़ी सलाइयां, जिससे ऊन से बुन करके महिलाएं स्वेटर आदि बुनती हैं। तो बड़ी बड़ी सलाइयां या छोटी छोटी सुइयां
बेचा करते थे। क्ले बीड्स, और जो मोती होते हैं मिट्टी के या पत्थर के बने हुए मोती बेचा करते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कुछ वैसे पतली डंडी टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, औजार बेचते थे जिनसे कान की गंदगी या मैल वगैरह निकालने के काम आते थे, वो बेचते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन। लेखिका कहती है कि अरे मैं तो बताती ही जा सकती हूं, मतलब इतना कुछ होता था, इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे दृश्य थे, नजारे थे कि मैं तो बताती ही जा सकती हूं। आगे बोलती है, ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। एक एक चीज वहां जो कुछ भी होता था, कोई खेल तमाशा हो, चाहे कोई मिठाई की दुकान हो, चाहे कोई भजिए पकौड़े की दुकान हो, कुछ भी, एक एक चीज ऐसी थी जो मुझे खींच लेती थी, मुझे रोकने पर मजबूर कर देती थी। एक एक चीज ऐसी थी जिससे मैं रुक जाती थी और वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी, क्योंकि वो तो उस वक्त तीसरी क्लास की बच्ची थी, छोटी, और छोटे बच्चे सड़कों से जाते हैं तो इस तरह की चीजें देख के रुक ही जाते हैं। एट टाइम्स पीपुल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड harangue us through their mics। लेखिका कह रही है कि अक्सर कभी कभी क्या होता था कि राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग आ जाते थे। कई बार जैसे कोई चुनाव वगैरह पास आ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता लोग आ जाते थे सड़कों पर या सड़क के किनारे, कोई पब्लिक प्लेस पर स्टेज वगैरह लगा लेते थे और माइक से वो अपने भाषण देते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस। फिर कभी कभी सड़क पर होने वाला कोई खेल तमाशा होता था और अ पपेट शो, या वो जो कठपुतलियां होती हैं लकड़ी की बनी हुई, कुछ गुड़िया डॉल टाइप के होते हैं जिन पे डोरी लगी होती है और डोरी को ऊपर से कोई अपनी उंगलियों से जो है गाइड करता है, उनको चलाता है, ऑपरेट करता है। कठपुतलियों के तमाशे वगैरह होते थे और नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर कभी कभी खतरनाक स्टंट वाला परफॉर्मेंस होता था जिसका नाम होता था नो मैजिक नो मिरेकल, यानी कोई जादू या कोई चमत्कार नहीं बल्कि असली के स्टंट होते थे, तो उसमें खतरनाक कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाए जाते थे। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब यदा कदा समय समय पर होता रहता था। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन लगभग हर समय निश्चित रूप से कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का मनोरंजन आदि तो रास्ते में, बाजारों में, सड़कों पे होता मिल जाता ही था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार, द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। और बाजार में जो है कॉफी शॉप्स हुआ करती थी, कॉफी के क्लब्स हुआ करते थे, जहां पर जो वेटर होते थे कॉफी बनाने के बाद लोगों को बेचने वाले, सर्व करने वाले, वो कॉफी को जब बिल्कुल गरम गरम कॉफी बनती थी तो उसको थोड़ा सा कूल करते थे। तो ठंडा करने के लिए वो बताती है कि अपने एक हाथ में एक बड़ा सा जग लेते थे और दूसरे हाथ में भी एक खाली जग होता था। तो एक हाथ में कॉफी से भरा हुआ जग होता था और उसको बहुत दूर ऊपर से, कभी आपने देखा हो कि वो बाजारों में जो दूध बेचते हैं कढ़ाई में, तो जब गर्म हो जाता है तो उसको कैसे ठंडा करते हैं, तो दोनों हाथों में दो पॉट्स ले लेते हैं। तो बताती है कि कॉफी वाले भी एक हाथ में एक भरी कॉफी का जग लेते थे, एक हाथ में खाली जग, और ऊपर से कॉफी को गिराते थे खाली वाले जग में, और फिर इस वाले जग से पहले वाले जग में वापस गिराते थे। तो ऐसे काफी ऊपर से गिरा करके उसको कॉफी को ठंडा करते थे। आगे बोलती है, और द वे सम पीपुल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। और कहती है कि कुछ लोग जो ढाबे या ऐसे नाश्ते की दुकानें वगैरह होती थी, जैसे फ्राइड जो बता रही थी, स्नैक्स, पकौड़े, भजिए वगैरह बेचने वाली या तली हुई मछली बेचने वाली जो दुकान होती थी, तो वहां प्याज वगैरह को कुछ लोग प्याज को काटते थे। तो
क्योंकि दुकानों पे रहते हैं या होटल ढाबे पे तो बहुत ज्यादा मात्रा में काटना पड़ती है। तो वो प्याज को कट 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 खूब सारी प्याज काटते थे। तो अपनी आंखें जो है, मुंह या अपनी आंखें एक तरफ दूर कर लेते थे, जिससे प्याज की जो झार उड़ती है उससे उनके आंखों में हर्ट ना हो, आंसू ना आए। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। और कहती है कि वहां रास्ते में बादाम के पेड़ भी हुआ करते थे, और बादाम के पेड़ में उसके फल भी, गिरी भी लगती थी शैल के अंदर। बादाम अपने शैल के अंदर उसकी गिरी होती है, तो वो अक्सर जो है तेज हवाओं से बादाम की गिरी जो कि शैल में बंद होती है, खोल में, ठोस खोल में बंद होती है, तेज हवाओं से गिर जाया करती थी। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। और कहती है ये सारे दृश्य या नजारे जो थे वो जैसे मानो कि मेरे पैरों को जकड़ लेते थे, बांध लेते थे और मुझे घर जाने से रोकते थे। इसीलिए उसे स्कूल से घर पहुंचने में आधा आधा एक एक घंटे का समय लग जाता था। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवाज एंड जैक फ्रूट। और कहती है और फिर अलग अलग मौसम के अनुसार, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं, जैसे गर्मी के मौसम में आम आता है, तो अब सर्दियों में नहीं आते आम, या अमरूद है, गुआवा जिसको कहते हैं, तो सर्दियों में आता है। तो ऐसे हर जगह पे अलग अलग सीजन में पाए जाने वाली खाने पीने की चीजें होती हैं। तो फिर कह रही है कि सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, फिर वहां कभी जैसे आम का सीजन होता था तो सड़कों पे, ठेलों पे आम दिखाई देते थे, या कभी ककड़ी या खीरे का सीजन होता था तो ककड़ी, खीरा दिखाई देता था, गन्ने दिखाई देते थे, स्वीट पोटैटो यानी जो शकरकंद बोलते हैं जिसे हमारे यहां, शकरकंद दिखाई देते थे, पाम शूट्स, ताड़ के पेड़ के अंकुर दिखाई देते थे, ग्राम, चना होता था, पाम सिरप, पाम का जो ताड़ का पेड़ होता है उसकी सिरप जिसको ताड़ी कहते हैं, कुछ लोग उसको नशा करने के लिए भी यूज करते हैं, तो ताड़ी मिलती थी, या पाम के पेड़ में लगने वाला फल मिलता था, गुआवाज एंड जैक फ्रूट, अमरूद होते थे, कटहल होते थे। अलग अलग ये चीजें खाने पीने की अलग अलग सीजन पे, जब जिसका सीजन होता हो तब ये सड़कों पे, बाजारों में, ठेलों पे या नीचे लोग बैठे रहते थे दुकान लगा के, वहां ये सब चीजें दिखाई देती थी। एवरी डे आई वुड सी पीपुल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पयासम, हलवा, बॉइल्ड टेमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। कहती है प्रतिदिन मैं जब स्कूल से घर लौटती थी तो मैं लोगों को मीठे और स्वादिष्ट फ्राइड स्नैक्स, तले हुए जो है खाने पीने की चीजें बेचते हुए देखती थी। पयासम, पयासम जो है दक्षिण भारत का एक तमिल वर्ड होता है जिसका मतलब खीर होता है, खीर, हलवा बेचते हुए देखती थी। बॉइल्ड टेमरिंड सीड्स, उबले हुए इमली के बीजे और इमली का गूदा, ये देखती थी। एंड आइस्ड लॉलीज, और आइस्ड लॉलीज जैसे हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में वो बर्फ को अच्छी तरह से किस कर और एक कप में भर के, जो आइसक्रीम टाइप की, हमारे यहाँ तो उसे चुस्की बोला जाता है, यानी बर्फ का गोला जिसे कहें, कई लोग इन जनरल बर्फ का गोला समझते हैं। फिर उसके ऊपर अलग अलग लाल, हरी, ऑरेंज कलर की चाशनी डाल देते हैं, तो वो जो है रंगीन बर्फ का गोला होता है। तो आइस्ड लॉलीज, वो सब, ये सब चीजें उन्हें, लेखिका को, बामा को स्कूल से घर लौटते समय दिखती थी, जो लोग बाग सड़कों पर बेचा करते थे। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। कहती है ये इन सब चीजों को देखते हुए, निहारते हुए, एक दिन मैं स्कूल से चलती हुई अपनी गली तक आ गई, अपनी सड़क तक, मतलब जहां, जिस गली में या जिस सड़क पे लेखिका का घर होगा, अपनी स्ट्रीट तक आ गई, और मेरा बैग जो है मेरे कंधे पर लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सेकिंग
स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग ओवर अ स्टोन लेज। तो कह रही है कि अपोजिट कॉर्नर पर हमारी, कह रही है कि हमारी जो स्ट्रीट थी उससे एक दूसरे कोने की तरफ जो है कुछ मजदूर लोग जो है, खेतों में काम करने वाले मजदूर, तो अनाज के जब कटने का सीजन आ जाता है तो जो भी हो, धान हो या गेहूं हो, तो जब फसल की कटाई होती है तो उसकी जो बाली होती है उसमें छिलके, बाहर बाहर छिलका होता है और अंदर अनाज होता है, अंदर दाना होता है। तो उसको कूट के फटक के छिलका अलग करने का काम होता है और अनाज को अलग निकाला जाता है। तो ये सब एक दूसरे कोने में एक जगह जमीन पर जो है भूसी, अनाज की बालियों से भूसी को अलग करना, यानी छिलके को अलग करना और दाने को, अनाज को अलग निकालने के लिए एक अलग से फर्श सा बना रखा था। और वहां एक पत्थर की एक पटिया पर टाट का बोरा बिछाए जमीन मालिक जो था, लैंडलॉर्ड, वो आराम से बैठ के मजदूरों को काम करते हुए देख रहा था। और मजदूर लोग जो है वो उसका काम कर रहे थे, यानी कि जो अनाज की जो बालियां होती है उनको कूटने का, फटकने का काम और उसमें से छिलका और दाना अलग करने का काम कर रहे थे मजदूर लोग। और ये जो है वो खेत का मालिक जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड, वो आराम से एक पत्थर की पटिया पे टाट का बोरा बिछाए बैठ के ये सब देख रहा था। आवर पीपुल वर हार्ड एट वर्क ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। लेखिका कहती है कि हमारे लोग, यानी लेखिका जिस बस्ती में रहती थी, ये एक लोअर क्लास कास्ट को, एक दलित फैमिली को बिलोंग करती थी। और लेखिका के परिवार वाले या उनके जैसे ही, उनके आसपास के रहने वाले, उनके जैसे ही दलित लोग या जैसा वो अपने को समझती थी उनकी जाति के लोग, वो ज्यादातर मजदूर लोग होते थे जो खेतों में काम करने वाले मजदूर होते थे। और जमीन मालिक अलग होता था। तो खेतों में ये मजदूर लोग काम करते थे और इनको उसके एवज में, काम करने के एवज में अनाज या पैसे देते थे लैंडलॉर्ड्स। तो कहती है कि हमारे लोग जो हैं वो खेती बाड़ी का काम करने में बहुत काम में बहुत रफ टफ होते थे, यानी कि बहुत मेहनत, काम में बहुत मेहनती होते थे। और वो कैटल को, यानी मवेशियों को, बैलों को जोड़ी के साथ लगाकर गोल गोल एक जगह, एक गोल घूमने वाली चरखी टाइप की होती है, वहां पे बैलों को बांधकर गोल 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 घुमाया करते थे। कई जगह आज भी होता है, जैसे आपने कोल्हू सुना हो। कोल्हू एक टेक्निक होती है जिसमें एक बड़ी सी चक्की होती है जिसमें तेल निकाला जाता है, सरसों आदि को डाल दिया जाता है, सरसों हो या सोयाबीन हो या मूंगफली हो, ऐसे अनाजों को तेल निकालने के लिए डाल दिया जाता है उस चक्की में। और वो कोई मशीन वगैरह से नहीं चलती है, बैल जो है, बैल गोल 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 घूमते हैं और उससे वो पट्टे वगैरह लगे रहते हैं, उससे वो घूमता है, बैलों के चलने से वो उनकी चक्की घूमती है और उससे अनाज पिस के कोल्हू में तेल निकलता है। तो उसी तरह कई जगह क्या बैलों को गोल 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 घुमाया जाता है जिससे किसी पट्टे और शाफ्ट की मदद से कहीं पे पंखा चलता है। तो वो उस तरह से उनके लोग बैलों को जोड़ी से, दो बैलों को जोड़ी से बांध करके एक जगह पे गोल 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 घुमा रहे थे, जिससे बैलों के घूमने से, शाफ्ट के घूमने से पंखा चल रहा होगा। और फिर जो अनाज की जो बालियां उन्होंने कूट कूट के फटकी थी, उनको वो ऊपर से गिराते हैं। तो पंखे की हवा से क्या होता है कि छिलका तो हल्का होता है, तो छिलका हवा से दूर उड़ जाता है। और गेहूं या चावल जो होता है वो अनाज वजनदार होता है, तो वो एक तरफ नीचे गिरता जाता है और पंखे की हवा से छिलका हल्का होता है, वो दूर उड़ जाता है। तो वो काम कर रहे थे वो मजदूर लोग छिलके से अनाज को अलग करने का। द एनिमल्स वर मजल्ड so that they wouldn't help themselves to the straw. I stood for a while there watching the fun. और वो जानवरों को, जो बैल थे,
जिनको जोड़ियों में लगा लगाकर घुमाया जा रहा था, उनके मुंह पर जो है कपड़ा बांध दिया गया था। इसलिए क्योंकि वो घूमते घूमते, अब अनाज का काम हो रहा है, वहां पे अनाज भी है और भूस भी है, तो मुंह पे इसलिए कपड़ा बांध दिया ताकि वो अनाज वगैरह को खाने ना लगे, इसलिए। और लेखिका कहती है कि मैं वहां रुककर खड़ी हो गई कुछ देर, और जो कुछ ये मुझे अच्छा दिखने वाला खेल तमाशा सा लग रहा था, लेखिका को तो वो एक खेल सरीका लग रहा था, तो वो देखने लगी आनंद के साथ। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। लेखिका कहती है बिल्कुल ठीक तभी क्या हुआ कि हमारी सड़क पे रहने वाला, हमारे समाज से बिलोंग करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार की तरफ से, वहां जहां पे लेखिका खड़ी थी और वो जमींदार जो मजदूरों को देख रहा था बैठ करके, छिलके में से अनाज अलग निकालते हुए जो मजदूरों को जो जमींदार देख रहा था, तो वहां की तरफ लेखिका की गली का रहने वाला, उन्हीं के समाज को बिलोंग करने वाला, उनकी कास्ट को बिलोंग करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार की तरफ से, बाजार से होकर यहां पर आया, जहां पर वो लैंडलॉर्ड था वहां पर आ रहा था, और ये लेखिका ने उसको देखा आते हुए। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। और कहती है कि जिस तरीके से वो चलकर आ रहे थे, वो जो बुजुर्ग था, वो जिस तरीके से वो चलकर आ रहा था, उस तरीके को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हंस हंस के अभी लोटपोट हो जाऊंगी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उनको चल के आते हुए देखते हुए कि वो चल किस तरीके से रहे। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। कहती है कि इतने बड़े आदमी को एक छोटा सा पैकेट, खाने का एक वो छोटा सा पैकेट लिए हुए थे, इतने बड़े आदमी को एक छोटा सा पैकेट इस तरीके से, जिस तरीके से वो पकड़कर ला रहे थे, उस तरीके को देखकर मैं हंसी के मारे जोर से एक ठहाका लगाना चाहती थी, या जोर से खिलखिलाकर चीख कर हंसना चाहती थी। ऐसा मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी और किस तरीके से वो उसको खाने के पैकेट को पकड़ के ला रहा था। अब वो किस तरीके से ला रहा था इसको भी वो आगे मेंशन करती है। आई गेस्ड देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भज्जी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल। लेखिका कहती है कि वो जो पैकेट वो खाने का ला रहा था, कागज का बना हुआ पैकेट था, कागज का पैकेट था, और ऊपर से उस पैकेट में पकड़ने के लिए स्ट्रिंग वगैरह कुछ डोरी सी लगी हुई थी, लंबी सी डोरी थी। तो वो पैकेट को पूरे को तो हाथ में नहीं पकड़ा था, कागज का पैकेट था, ऊपर से उसको पकड़ने के लिए डोरी लगी थी, तो वो डोरी को ऊपर से ऐसे पकड़ा हुआ था बिल्कुल, कि उसके हाथ से कहीं पैकेट टच ना हो जाए। और जिस तरीके से वो पैकेट जो लेखिका ने देखा, तो पैकेट को देखकर उसे लगा कि शायद इसके अंदर वड़ई, जो हमारे यहां आमतौर पे उसको सांभर बड़ा बोला जाता है, उड़द की दाल के बनते हैं, गोल गोल से बनते हैं, रिंग के शेप में, बीच में होल होता है, और एक किसी कड़े या रिंग के शेप में बनती है उड़द की दाल के, सांभर बड़ा, हमारे यहां उसे सांभर बड़ा बोला जाता है, तमिल में उसको वड़ई बोला जाता है। तो कहती है कि पैकेट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें वड़ई होगी या तो, और या फिर हरे वाले जो केले होते हैं, कच्चे केले की भज्जी होगी, क्योंकि जो बाहर वाला जो रैपर था, पैकेट था, कागज था, वो पूरा तेल से सना हुआ था, उसमें तेल था। तो उसे देखकर बाहर बाहर उस पैकेट पे तेल तेल आ गया था, उसे देखकर मुझे लगा कि इसके अंदर शायद वड़ई होगी या हरे कच्चे केले की भज्जी होगी, भाजी जैसे कह सकते हैं। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। वो हमारी बस्ती का रहने वाला, लेखिका कह रही, वो हमारी बस्ती का रहने वाला, वो बुजुर्ग आदमी, हमारे समाज का, हमारी बस्ती का रहने वाला, वो आ रहा था। तो कागज का वो लिफाफा नुमा पैकेट होगा, और ऊपर से उसमें डोरियां सी लगी थी, लंबी लंबी, तो ऊपर से डोरी को ऐसे पकड़े हुए था, और उस इस तरीके से पकड़ के ला रहा था बिना उसको टच किए, कि जो कागज का जो पैकेट था जिसके अंदर वो खाने का आइटम था, वो पैकेट उसके हाथ से टच ना हो, तो ऊपर से ही डोरी से पकड़ा हुआ था। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone
एंड द वड़ईज फॉल आउट। लेखिका बोलती है कि मैं वहां खड़ी खड़ी ये सोचने लगी कि जिस तरीके से ये पैकेट को पकड़ के ला रहे हैं, खाने का पैकेट है और डोरी को बिल्कुल एक किनारे से पकड़ रखा है, कहीं अगर डोरी हल्का सा छूट गई हाथ से और पैकेज जो खाने का पैकेट है वो खुल के अगर गिर पड़ा तो इसके अंदर जो वड़ई वगैरह होंगी वो सब गिर के नष्ट हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। मैं ये सोचने लगी कि जिस तरीके से ये जरा से कोने से बस डोरी को पकड़ के ला रहे हैं, इससे तो वो छूट के गिर सकता है और वड़ई सारी निकल के खराब हो सकती है सड़क पे गिरकर। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, बाउड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड। तो कह रहे हैं कि कहती है कि हमारी बस्ती का, हमारे समाज का वो जो बुजुर्ग था जो वो खाने के पैकेट को ला रहा था, वो पैकेट को लेकर आया और सीधे वो जो लैंडलॉर्ड बैठा था, जमींदार बैठा था, जो मजदूरों को काम करते हुए देख रहा था, तो उस लैंडलॉर्ड को उसने खाने का पैकेट पकड़ाया। और किस तरीके से पकड़ाया कि ऊपर से डोरी को दूर से पकड़े हुए था और जिस हाथ से पकड़ा रहा था तो उस हाथ को एक और अपने हाथ से पकड़ लिया, अपने एक और हाथ से अपने उस हाथ को पकड़ करके दूर से ऐसे डोरी से कर उसे पकड़ाया। इस तरह से आगे की ओर हाथ बढ़ा करके उनको लैंडलॉर्ड को उसने पकड़ा दिया कि जैसे उसके हाथ से कागज का वो पैकेट टच ना हो जाए। और पकड़ाते समय जिस हाथ से वो पकड़ा रहा था उस हाथ को अपने दूसरे हाथ से उसने होल्ड भी करा था। द लैंडलॉर्ड आगे है कि और हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल गया कि पहले तो वो जो बुजुर्ग आदमी था वो आया और झुककर सिर झुकाकर उसको अदब से उसको प्रणाम किया लैंडलॉर्ड को, और फिर अपना एक हाथ बढ़ाते हुए उसको नीचे से दूसरे हाथ से पकड़ करके उसको खाने का पैकेट लैंडलॉर्ड को पकड़ाया। बाजार से कुछ स्नैक्स वगैरह लाया होगा उसके लिए और उन्होंने मंगाया होगा, लैंडलॉर्ड ने मंगाया होगा। और ये बुजुर्ग आदमी, जाहिर सी बात है, उस लैंडलॉर्ड के यहां कोई नौकर वगैरह सर्वेंट रहा होगा। द लैंडलॉर्ड ओपन्ड द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वड़ईज। लैंडलॉर्ड ने, जमींदार ने वो पार्सल खाने का पैकेट खोला और उसमें से वड़ईज निकालकर खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। लेखिका बोलती है कि ये सारा कुछ दृश्य, ये सब कुछ घटनाक्रम देखने के बाद अंततः मैं अपने घर पहुंची। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। वहां घर पर मेरा बड़ा भाई था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। मैंने, लेखिका बोलती है कि ये वाली कहानी कि हमारी बस्ती का, हमारे समाज का एक बुजुर्ग जो खाने का पैकेट किस तरीके से ऊपर से हल्की सी डोरी को दूर से पकड़कर ले जा रहा था कि जिससे पैकेट हाथ से टच ना हो जाए, वो सारा, और जिस हास्य के तरीके से लेखिका को जितना उस पर हंसी आ रही थी वो देखकर, वो पूरा हंसते हुए उसने इसकी पूरी डिटेल्स अपने बड़े भाई को बताई। आई फेल अबाउट with laughter at the memory of a big man with an elder at that and an elder at that making such a game out of carrying the parcel। लेखिका बोल रही है कि वो बड़ा आदमी, वो जो बुजुर्ग आदमी था, उसकी घटना को याद करते हुए मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं हंसते हंसते गिर पड़ूंगी। और वो भी एक इतना बड़ा आदमी, बुजुर्ग उम्र का, और इस प्रकार से पार्सल को ऐसे पकड़कर ला रहा था, पार्सल को हाथ से भी नहीं पकड़े था, ऊपर से डोरी से दूर से कोने से पकड़ के ला रहा था जैसे कि कोई खेल या तमाशा हो रहा हो। इसे ये सोचकर, ये मेमोरी को भी सोचकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हंस हंस के गिर पड़ूंगी। बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड। लेकिन लेखिका का बड़ा भाई है जो अन्नन है, वो लेखिका बामा का बड़ा भाई था। तो कहती है कि लेकिन मेरी ये सारी हास्य से भरी बातें सुनकर अन्नन जो है बिल्कुल भी प्रसन्न या आनंदित नहीं हुआ। अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट। मेरे भाई अन्नन ने बताया कि हमारे बस्ती का वो बुजुर्ग आदमी जब वो उस पैकेट को ऐसे दूर से डोरी से पकड़कर ले जा रहा था तो वो कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा था, वो कोई उस टाइम हंसी का कोई खेल तमाशा नहीं कर रहा था, वो एक सीरियस बात थी। आगे वो उसको बताता है कि वो ऐसे
पैकेट को बिना छुए दूर से पकड़कर क्यों ले जा रहा था? ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। लेखिका का बड़ा भाई अन्नन उसे बताता है कि हर कोई ये समझता है, ये लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड के जैसे और लोगों के बारे में बोलता है कि वे सारे ऐसा समझते हैं कि वे लोग अपर कास्ट के हैं, वो लोग ऊंची जाति के हैं, और इसलिए वो लोग हम लोग जो कि उनकी नजरों में नीची जाति के हैं, तो हम लोगों को इसलिए वो टच नहीं करते। इसीलिए वो जो बस्ती का जो बुजुर्ग आदमी था, वो अपने आप को छोटी या नीची जाति का मानते हुए, और लैंडलॉर्ड जो कि ऊंची जाति का था, तो अपने आप को छोटी या नीची जाति का मानते हुए वो बुजुर्ग आदमी खाने के पैकेट को, जो कि डोरी से बंधा हुआ था, और डोरी को ऊपर से पकड़ के लेके जा रहा था कि जिससे खाने का पैकेट उसके हाथों से टच ना हो जाए और ऊंची जाति के व्यक्ति के खाने को टच करने का की जो गुस्ताखी या भूल जो है मुझसे ना हो जाए, इसलिए वो उस खाने के पैकेट को लंबी सी डोरी से ऊपर से पकड़कर ले जा रहा था। इफ दे डिड दे वुड बी स्पॉइल्ड। और लेखिका का भाई अन्नन उसको यह भी बताता है कि यदि वे लोग, वो अपर कास्ट के लोग, ऊंची जाति के लोग, यदि वो हम लोगों से छू जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं कि यदि वो हम लोगों से छू जाएंगे तो वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। इसीलिए उस बुजुर्ग आदमी को, जो हमारी बस्ती का, हमारी गली का था, हमारी ही जैसी छोटी जाति को बिलोंग करता था, इसीलिए उसको उस बड़े जमींदार, उस बड़ी जाति वाले उस जमींदार का खाने का जो पैकेट था उसको ऊपर से डोरी से पकड़कर लाना पड़ा। ये बोलता है लेखिका का बड़ा भाई अन्नन। आगे लेखिका बताती है, व्हेन आई हर्ड दिस आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड। लेखिका ने जब ये सुना अपने भाई से कि अरे वो पैकेट को इसलिए पकड़कर ला रहा था कि हम लोग जो है छोटी जाति के हैं और हमारे हाथ से वो बड़ी जाति वालों के का जो खाना है जो है वो टच भी ना हो जाए, तो लेखिका की जो हंसी, जो उसको अब तक उस दृश्य पर हंसी आ रही थी, वो उसकी हंसी बिल्कुल जाती रही, एकदम छिन गई। अब वो बिल्कुल भी उसको हंसी नहीं आ रही थी और वो बहुत बुरी तरह से दुख महसूस करने लगी। अब अपने बड़े भाई के मुंह से ये बात सुनकर अब उसे बहुत दुख हो रहा था। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस held that package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper. अब लेखिका सोचती है कि ये लोग, ये जमींदार लोग और ये अपर कास्ट के लोग, ये ऊंची जाति के लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं कि यदि खाने का पैकेट हम लोगों के हाथ से छू भी गया तो ये एक बहुत ही उनके लिए जो है उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, या उनकी प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगी, या उनका खाना अपवित्र हो जाएगा, या उनका खाना मैला कुचैला या अपवित्र हो जाएगा। ये वो ऊंची जाति के लोग कैसे सोच सकते हैं कि हमारे द्वारा खाने के पैकेट को भी टच कर लेने से उनका खाना कैसे खराब हो जाएगा। और यहां तक कि लेखिका बोलती है कि यहां तक कि वो वड़ई जो है पहले उसको केले के पत्ते में रखकर पैक किया जाता है। दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में केले के पत्ते का चलन बहुत होता है, तो बाजार वाले केले के पत्ते रखे रहते हैं। पहले केले के पत्ते के ऊपर वड़ई रख के उसको अच्छी तरह से पैक करते हैं, फिर उसको किसी धागे से बांध करके फिर एक कागज के लिफाफे में या पॉलीथीन बैग वगैरह में लगाकर देते हैं। तो बोलती है कि वो बाहर वाला जो रैपिंग वाला पेपर था वो तो कागज का था, उसके अंदर भी केले के पत्ते के अंदर वड़ई पैक थी, तो बाहर से भी पैकेट को छू लेने से उनका खाना खराब हो जाएगा। वो लोग ये ऐसा कैसे बिलीव कर सकते हैं। ये बात पर उसको उन अपर कास्ट वाले लोगों पर गुस्सा आता है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रैचिड वडाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। आगे लेखिका बोलती है कि बड़े भाई अन्नन की बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया और मैं इतनी ज्यादा उत्तेजित या भड़की हुई महसूस करने लगी, मैं इतना ज्यादा गुस्से से भड़क गई कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी
अभी इसी वक्त सीधे चलकर वहां जाऊं और वो जो जमींदार जो वड़ई खा रहा था उसकी उन बेकार सी मनहूस वड़ई को अपने हाथ से छू दूं कि लो मैंने तुम्हारी वड़ई को छू दिया। ये लेखिका बोलती है कि मैं इतना क्रुद्ध हुई, इतना गुस्से से भड़की कि लगा कि जाकर सीधे से उसकी उस लैंडलॉर्ड की वो मनहूस सी खराब सी वड़ई को अपने हाथ से टच कर दूं। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपुल आई वंडर्ड। और बोलती है, सोचती है अपने मन में कि मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि हम लोग यानी हमारे लोग यानी उनकी कास्ट को बिलोंग करने वाले उनकी बस्ती के लोग, जो ज्यादातर लोग वो उस जमींदार के यहां मजदूर आदि, खेत पर काम करने वाले मजदूर आदि होते थे। तो कहती है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे लोगों को, इन लोगों के काम करने की क्या जरूरत है। ये जो चीजें बाजार से मंगा लेते हैं कि जाओ सब्जी ले आओ या कुछ ले आना, तो जा करके उनके लिए सामान लेकर के आने की क्या जरूरत है इन लोगों को। इन लोगों के लिए, हमारे लोगों को सामान लाके देने की क्या जरूरत है। आगे सोचती है, सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रिवरेंटली बाउइंग एंड श्रिंकिंग टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ। और आगे लेखिका बोलती है कि हमारी बस्ती का एक सम्मानित बुजुर्ग, हमारी बस्ती का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित बुजुर्ग, हमारे समाज का, हमारे लोगों का एक सम्मानित बुजुर्ग इतने दब्बूपन से, ऐसा डर डर कर इतने दब्बूपन से इन लोगों का काम करने के लिए दुकान पे जाता है और वहां से खाने पीने की चीजें, स्नैक्स, भजिए, पकौड़ी या वड़ई वगैरह आदि लेकर के आता है, उसी स्टाइल से पकड़ करके, दूर से डोरी से पकड़ करके, और झुकते हुए सिर झुकाकर पहले इनको प्रणाम करता है, आदर से इनके सामने सिर झुकाता है और बिल्कुल सिकुड़ता हुआ, डरता सिकुड़ता हुआ सा इनको खाने की चीजें लाकर देता है। और वो भी एक ऐसे आदमी को जो बड़ा सेठ की तरह बनकर बैठ जाता है और उन चीजों को निकालकर मुंह में ठूस ठूस कर खाता है। ऐसे आदमी को, हमारी बस्ती के एक बड़े और बुजुर्ग आदमी को, ऐसे आदमी के लिए चीजें लाकर देने की क्या जरूरत है, ऐसा वो लेखिका सोच। तो लेखिका को लगता है कि ऐसा आदमी जो यहां बहुत बड़ा कोई सेठ साहूकार की तरह बड़े ठाट बाट से गर्व के साथ बैठ करके ठूस ठूस कर मुंह में भर के खा रहा है, इस जैसे आदमी के लिए हमारे किसी बुजुर्ग को, हमारी बस्ती की किसी बुजुर्ग को इस तरह सामान लाकर नहीं देना चाहिए। द थॉट ऑफ इट इनफ्यूरिएटेड मी। लेखिका बोलती है, उस बात के विचार ने ही मुझे क्रुद्ध कर दिया था, क्रोधित कर दिया था, या मेरे मन को व्यथित कर दिया था। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे हैड स्क्रेप्ड 4 coins टुगेदर? डिड दैट मीन they must lose all human feelings? But we too are human beings. तो लेखिका कहती है कि how was it that these fellows thought so much of themselves, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदे, ये लोग, ये जमींदार और इसके जैसे ऊंची जाति के लोग इतना ज्यादा सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने खुद के बारे में इतना सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है? Because they had scraped 4 coins together, did that mean they must lose all human feelings? और लेखिका कहती है, और क्योंकि इन लोगों ने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए हैं, 4 पैसे ज्यादा बचा लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं, ये बड़े लोग, ये ऊंची जाति वाले, इन्होंने 4 पैसे ज्यादा बचा लिए हैं, कमा लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी प्रकार की जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं हैं, क्या ये सारी त्याग देंगे? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। लेकिन लेखिका बोलती है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं। क्या हमारे प्रति ये किसी भी प्रकार की ह्यूमन फीलिंग्स नहीं रखेंगे ये लोग? आवर पीपुल शुड नेवर रन दीज पैटी इरंड्स फॉर दीज फेलोज। आगे लेखिका सोचती है कि हमारे लोगों को, यानी हमारी बस्ती के या हमारे समाज के इन लोगों को
इन इन लोगों के लिए, ये ऊंची जाति वाले लोगों और ये साहूकार जैसे, ये जमींदार जैसे ऊंची जाति के लोगों के लिए ये छोटी छोटे सामान आमान, सब्जी भाजी या कोई स्नैक्स आदि लाने के लिए यहां वहां बाजार जाना और कोई सामान लेकर आना, ये सब करना बंद कर देना चाहिए. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट. और लेखिका बोलती है कि हमारे यहाँ के लोग तो इन लोगों के खेतों में मजदूरी करते हैं, तो हम लोग इनके खेतों में मजदूरी करने का वेतन पाते हैं. जितना इनकी मतलब खेतों में जो है पौध को बोना या सिंचाई आदि करना या हल चलाना या फसल की कटाई वगैरह करना, छानना, बीनना, कूटना, इस तरह सब ये मजदूरी करते हैं और इसके बदले में हमको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है. तो हमारे लोगों को इनके खेतों में काम करना चाहिए और उसके बदले में हमारी जो वेजेस जो होती हैं, वेतन या मजदूरी जो मिलती है, वो ले आना चाहिए घर. और बस यही बस हो गया. हमें वेतन मिलता है इनके खेतों में काम करने का, ना कि इनके लिए बाजार से जाकर के सामान लाने का. तो ये लेखिका सोचकर गुस्सा होती है. आगे बोलती है, माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज. आगे लेखिका बोलती है कि मेरा बड़ा भाई जो कि बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो छुट्टियों के लिए घर आ गया था. ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स. और आगे बोलती है लेखिका कि हमारे गांव में चूंकि लाइब्रेरी नहीं होती थी, तो मेरा बड़ा भाई पास के एक गांव में जहां पे लाइब्रेरी होती थी, तो वहां लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, किताबें लाने के लिए मेरा बड़ा भाई वो पास के गांव में चला जाया करता था. ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक. आगे बोलती है कि एक दिन मेरा भाई जो है, बड़ा भाई, ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, तो एक दिन मेरा बड़ा भाई इसी तरह पास के गांव गया था वो लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए. और लाइब्रेरी से बुक्स लेकर वो पास के गांव से लौटकर वापस घर को आ रहा था. तो उस वक्त वो बोलती है कि वो इरिगेशन टैंक के पास से गुजर रहा था. कुछ गांवों में क्या होता है कि बड़ा सा कोई तालाब खुदवा दिया जाता है और बारिश के सीजन आदि में वो तालाब जो है भर जाता है. तो वो भरे हुए तालाब को इरिगेशन टैंक की तरह सिंचाई के लिए, टैंक के लिए यूज कर लेते हैं, ताकि फिर जब कभी सूखे के दिन आए, गर्मी के दिन हो, जब बारिश या बारिश नहीं हो रही हो, तो उस टैंक में भरे हुए पानी को मोटर आदि की सहायता से खेतों में पहुंचाया जा सके. तो ऐसे दूर दूर बड़े बड़े तालाब से होते थे पानी भरे हुए. तो तालाब के किनारे पर से होता हुआ मेरा बड़ा भाई घर की ओर आ रहा था. तो आगे बोलती है लेखिका, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम. और कहती है कि जमींदारों के आदमियों में से एक आदमी दौड़ता दौड़ता मेरे बड़े भाई के पीछे आ गया. ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम. तो लेखिका बोलती है कि वो जमींदार का जो आदमी मेरे भाई के पीछे दौड़कर आ गया था, उसको ये लगा था मेरे बड़े भाई को, चूंकि वो अक्सर बाहर रहता था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो जमींदार के आदमी को कोई अनजान व्यक्ति नजर आया, इसलिए वो दौड़ता हुआ पीछे आ गया और मेरे बड़े भाई से उसने पूछा, अप्पा कहकर संबोधित करते हुए, कि अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है. अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम. तो लेखिका बोलती है कि मेरे बड़े भाई अन्नन ने उसे अपना नाम बताया, जमींदार के उस आदमी को अपना नाम बताया मेरे भाई ने. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव. नाम बताने पर लेखिका बोलती है कि मेरे भाई ने सिर्फ अपना नाम बताया था और सरनेम नहीं बताया था, क्योंकि सरनेम से क्या है, जाति पता चल जाती है. जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो सरनेम ऐसे होते हैं कि सरनेम से लोगों की जाति पता चल जाती है कि कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है आदि, इस तरह से. तो मेरे बड़े भाई ने सिर्फ नाम बताया था. तत्काल ही उस दूसरे आदमी ने, वो जो जमींदारों का
जो आदमी था उसने तुरंत मेरे बड़े भाई से पूछा कि अरे भाई, तुम रहते किस सड़क पे हो, किस सड़क पे रहते हो तुम। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो अवर कास्ट टू। और किस सड़क पर रहते हो, ये पूछने का उसका तात्पर्य ये था, लेखिका बोलती है कि जमींदार के उस आदमी ने जब मेरे बड़े भाई से पूछा कि थम्बी जो है, थम्बी भाई को कहते हैं तमिल भाषा में, जब उसने पूछा जमींदार के आदमी ने लेखिका के भाई से इस तरह से भाई संबोधित करते हुए कि अरे भाई, तुम किस सड़क पे रहते हो, तो उसके पूछने का आशय ये था, लेखिका बोलती है कि उसके पूछने का आशय ये था कि यदि वो जान जाएगा कि हम किस सड़क पे रहते हैं तो उसको उससे हमारी जाति भी पता चल जाएगी। यानी उस वक्त ऐसा चलन था लेखिका का कि अपर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट के लोग, इन लोगों की अपनी एक बस्ती होती है। ज्यादातर आज भी ऐसा है, लेकिन अब तो कई जगह पे हर प्रकार के लोग मिल जाते हैं। मगर भारत में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज भी कुछ अच्छे धनी संपन्न सनाढ़ संपन्न परिवारों के लोग या उच्च वर्ग के या ऊंची जाति के लोगों की अच्छी बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज अलग होती हैं, और कुछ जो गरीब वर्ग के, निम्न वर्ग के, मजदूर वर्ग के या निम्न जाति के लोग जो होते हैं उनकी बस्तियां अलग टाइप से होती हैं। तो उस वक्त लेखिका के यहां भी ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी जाति के लोगों के मकान अलग स्ट्रीट पर होते थे, और लेखिका जिस जाति से बिलोंग करती थी उनके समुदाय के या उनकी जैसी और छोटी जाति के लोगों के अलग स्ट्रीट पर मकान हुआ करते थे, उन सब लोगों के समूहों के। तो सड़क बता देने से, अगर वो बताता कि मैं फलानी सड़क पे रहता हूं, तो वो जान जाता अरे उस सड़क पे तो मजदूर वर्ग के या छोटी जाति के लोग रहते हैं। तो सड़क पूछने का तात्पर्य जमींदार के आदमी का सिर्फ ये था कि सड़क पूछने से उसको मेरे बड़े भाई अन्नन की जाति पता चल जाती, और वो जाति जानना चाह रहा था। अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, लेखिका बोलती है मेरे भाई अन्नन ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, और उसने ये भी कहा, बिकॉज वी आर born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. मेरे बड़े भाई अन्नन ने मुझे बताया कि क्योंकि हम लोग इस समुदाय में जन्मे हैं, इस मजदूर वर्ग के और इस दलित परिवार के समुदाय में हम लोग जन्मे हैं, तो हमको कभी किसी प्रकार का सम्मान या इज्जत या आदर नहीं दिया जाता है। हमसे ये सब इज्जत, सम्मान या आदर हम लोगों से, हमारे समुदाय से छीन लिया गया है। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज। और अन्नन ने लेखिका को बताया, लेकिन यदि हम लोग पढ़ाई करें और पढ़ लिखकर कुछ अच्छे बड़े मुकाम को हासिल करें, तरक्की करें, तो हम इन सब इनडिग्निटीज जो हैं, अपमान या बेइज्जती, इनको हम एक तरफ हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं, यदि हम पढ़ लिख कर तरक्की करें तो। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। तो अन्नन ने लेखिका को सलाह दिया कि तुम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितनी मेहनत से तुम पढ़ सकती हो उतनी मेहनत से मन लगाकर तुम पढ़ाई करो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपुल विल come to you of their own accord and attach themselves to you। तो आगे लेखिका का जो भाई है अन्नन, उसने लेखिका को यह भी सुझाव दिया, क्या, इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, यदि तुम अपने लेसन्स में, यानी स्कूल में जो लेसन्स आदि पढ़ाए जा रहे हैं उनमें तुम आगे आगे रहती हो, यानी कि जितना स्कूल में पढ़ा रहे हैं उससे तुम थोड़ा ज्यादा ही घर पे ही सेल्फ स्टडी करके जाती हो, तुम अपने लेसन्स में अच्छी तरह से पढ़ाई करके बहुत आगे आगे रहती हो, तो क्या होगा, पीपुल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। तो लोग बाग खुद होकर अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे और खुद से लोग तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। यदि तुम पढ़ाई में अव्वल रहोगे, अपने लेसन्स में, क्लास में आगे आगे रहोगी, तो लोग खुद अपनी तरफ से होकर तुम्हारे पास आएंगे और खुद
लोग तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो और सब सीखो, मेहनत करो। द वर्ड्स दैट अन्नन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इंप्रेशन ऑन मी। लेखिका बोलती है उस दिन मेरे बड़े भाई अन्नन ने जो मुझसे शब्द कहे, उन शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरा असर डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट। और लेखिका कहती है और फिर उसके बाद से मैंने बहुत जमकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, ब्रेथ माने सांस और बीइंग माने अपना वजूद या अस्तित्व। तो कहती है अपने पूरे वजूद के साथ या अपनी एक एक सांस के साथ, मैंने अपनी एक एक सांस के साथ मेहनत करी पढ़ाई में और अपने पूरे वजूद के साथ। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, फ्रेंजी माने जैसे बावलापन या मतवालापन, या अपन कहें कि उन्माद या पागलपन जैसा। तो कहती है कि पागलपन या बावलेपन के जुनून की हद तक मैंने अपनी पूरी एक एक सांस के साथ मेहनत करके, अपने पूरे वजूद के साथ मेहनत करके बहुत मैंने कठिन पढ़ाई करी, क्योंकि भाई के शब्दों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ था। एज अन्नन हैड अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और जैसा मेरे भाई अन्नन ने मुझे प्रेरित किया था, तो मैं इतनी कठिन पढ़ाई करने के कारण अपनी क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपुल बिकेम माई फ्रेंड्स। और कहती है और सिर्फ इस कारण से कि मैं क्लास में अव्वल आई, फर्स्ट रैंक पर आई, तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। तो यहां पर आकर लेखिका जो है, बामा जो है, अपने बचपन के इस घटनाक्रम को, बचपन के इस एक एपिसोड को, मेमोरेबल एपिसोड को यहां पर आकर खत्म करती हैं। सो स्टूडेंट्स, once more I request you to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far, and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.